देश के सभी छात्रों को, छात्राओं को मेरी ओर से स्नेह व अभिभावकों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज नीट 2024 को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी, उसका फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, जबकि ज़्यादातर छात्रों को उम्मीद ये थी कि काउंसलिंग पर रोक लगेगी। बहुत सारे छात्र रीनीट की उम्मीद कर रहे थे। कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को देखता है, अपने हिसाब से फैसला देता है। मुझे लगभग इसी फैसले की उम्मीद थी। इसी फैसले की उम्मीद मुझे क्यों थी? इन बातों को लेकर के मैं आज आपके सामने कई खुलासे करूंगा। आप इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। वैसे तो नीट को लेकर के YouTube पर इस समय बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन वो वीडियोस आपको घटना के सूचना के बारे में जानकारी देंगे। वे आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं, ना ही वे आपकी समस्या का कोई समाधान देंगे। लेकिन यह वीडियो अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आपको एक समाधान की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव है। मैं 1998 से प्री मेडिकल एंट्रेंस और प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। पहले यही एग्जामिनेशन CPMT के नाम से होते थे, IIT के नाम से होते थे। आज वही एग्ज़ाम नीट और JEE के नाम से हो रहे हैं। ये मेरा एक परिचय है। मेरा एक दूसरा परिचय यह भी है कि सरकारों के द्वारा विभिन्न मामलों में जो भ्रष्टाचार होते हैं, घोटाले होते हैं, उनको लेकर के मैं यथासंभव संघर्ष में रहता हूँ। जिस बैनर पर मैं काम करता हूँ उसका नाम स्वराज आंदोलन ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट की स्थापना 31 मई 2012 को लखनऊ में हुई थी। इसके माध्यम से अभी तक बहुत सारे काम हुए हैं। कई मामलों में ई-रिक्शा को, ऑटो को, ट्रियो महिंद्रा को, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की लड़ाई तो इस ट्रस्ट ने बहुत ज़्यादा लड़ी है। आज वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आपका मतलब केवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से है तो मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। पहले मैं उन चीज़ों पे आता हूं जिसके बारे में आप लोगों को पता है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आता है। बहुत सारे बच्चे जब रिजल्ट को देखते हैं तो उनके लिए आश्चर्य और दुख की बात होती है। नंबर उनके अच्छे हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। पिछले सालों तक जिन बच्चों के नंबर 600 से ऊपर थे उनको कोई न कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल जिन छात्रों के नंबर 6 से 50 तक हैं उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? आमतौर पर 3 आरोप इस समय लग रहे हैं। एक तो एक ही सेंटर से 8 छात्रों का मेरिट में आना, AIR 1 होना। दूसरा आरोप यह है ग्रेस मार्क, और तीसरा यह है कि रिजल्ट इन्होंने 4 जून को क्यों दिया जबकि ये रिजल्ट 14 जून को आना था। पहले मैं इसका एनालिसिस करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। NTA ने इन सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी की थी। प्रेस रिलीज क्या है, पहले हम उसी पर आते हैं। ये है वो पहले पॉइंट में ये कहते हैं कट ऑफ नीट UG
तो छात्र ये सवाल उठा रहे हैं कि 8 छात्र एक ही सेंटर से क्यों आ गए, ग्रेस मार्क आपने क्यों दिया। इसका जवाब वो ये देते हैं कि इस साल जो एवरेज कट ऑफ है ये ऊपर चला गया है। ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस बात है, इसका इन सारे आरोपों से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात पर जरा आप आवें, यहीं से सारा भ्रष्टाचार शुरू होता है। कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। उनका ये कहना है कि कुछ छात्रों के टाइम का लॉस हुआ था, उनको पेपर देर से मिला था, जो कुछ भी हुआ था, तो उसके आधार पर उनको ग्रेस मार्क दिया गया है। अब आप ये सोचिए, ग्रेस मार्क देना ही बहुत सारे भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। ये कोई बोर्ड का एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम है कि आप ग्रेस मार्क दे दोगे। ग्रेस मार्क तो नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम में दिया जाता है। कोई बच्चा फेल हो रहा है, पास कर दिया। एक बच्चे के पास या फेल होने से कोई मेरिट नहीं डिस्टर्ब हो रही है, दूसरे बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नीट जैसे एग्जाम में जहां एक एक नंबर पर बच्चों की रैंक बहुत ज़्यादा चेंज होती है, उसमें आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं। ये जो ग्रेस मार्क का देना है, सारे भ्रष्टाचार की संभावना यहीं से लग रही है। साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है कि इन्होंने ग्रेस मार्क दिया है, और ग्रेस मार्क देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वो सब पड़ा हुआ है इनकी वेबसाइट पे। उसको आधार बना करके इन्होंने 15 से 63 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है, और इतना ग्रेस मार्क दे दिया है कि उनके नंबर 7 से 18 और 7 से 19 हो गए हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आपको किसी संस्था के बारे में, व्यक्ति के बारे में सोचना हो, तो आप ये न देखें वो कह क्या रहा है, आप यह ऑब्जर्वेशन करो कि वो कर क्या रहा है। जब आप ये देखेंगे वो कर क्या रहा है, तब आपको उसकी नीयत का पता चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में फैसला दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि नीट 24 के एग्जाम में आप ग्रेस मार्क दीजिए। और अगर आपको ग्रेस मार्क देना था, आपके अंदर ईमानदारी का कतरा भी अगर था, तो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, और सारे छात्रों से कहिएगा था भाई जो जो लोग लेट हुए हैं वो लोग इस डेट तक अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करें, और हम ग्रेस मार्क देंगे। और ग्रेस मार्क को देने का फार्मूला क्या हो सकता है? सपोज करो कोई वीक स्टूडेंट है, उसको अगर 1 घंटे पहले और ज़्यादा मिल जाता तब भी वो कुछ न कर पाता। जो अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए उस टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो ग्रेस मार्क को तो कहीं से जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। आप सभी लोगों को ग्रेस मार्क का ही विरोध करना पड़ेगा। ये एक बड़े घोटाले की ओर संकेत कर रहा है। इसके लिए प्रॉपर जांच की आवश्यकता है। उनका ये कहना है इसीलिए कुछ बच्चों को 7 से 18 और 7 से 19 नंबर मिल गए। वो यही कह रहे हैं यहाँ पर ये, और वो ये कहते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज में ये क्लैरिफाई किया था कि हाँ ये बच्चे लेट हो गए हैं। आखिर ये सब मामला क्या है? आज मैं इसी को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली ना मैं वीडियो बनाता हूँ ना मैं डालता हूँ। इनका इस आरोप के बारे में कि रिजल्ट इन्होंने 4 जून को क्यों दे दिया है, इनका ये कहना है कि बहुत सारे मामलों में रिजल्ट पहले दे दिया जाता है। ठीक है, इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। अगर ये बिना ग्रेस मार्क के ईमानदारी से रिजल्ट को डिस्प्ले कर देते तो ठीक है, 14 जून की जगह आपने 4 जून को दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचें, 4 जून को रिजल्ट देना इनके क्रिमिनल माइंडसेट को इंडिकेट करता है। कैसे? 4 जून को देश में लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आना है। शाम को हर आदमी उसमें चर्चा में रहता है, मशगूल होता है कि सरकार किसकी बन रही है। उस समय अगर ये कुछ रिजल्ट दे देंगे तो जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के जो आवाज़ उठेगी, ये आवाज़ लोकसभा के रिजल्ट के आवाज़ में दब जाएगी।
जैसे बहुत सारे जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो अपराध करने का ऐसा मौका ढूंढते हैं, होली हो, कोई त्यौहार हो, भीड़ भाड़ हो, मतलब ऐसे समय क्राइम करो कि हम आसानी से निकल सके, उस समय ज़्यादा आवाज़ें ना उठें। क्या आपको उम्मीद है सरकार से न्याय मिलेगा? क्या आपको उम्मीद है विपक्ष आपकी आवाज़ जो उठा रहा है वो ईमानदारी से उठा रहा है? हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमें खुद न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। मैंने थंबनेल का नाम दिया है कि CPMT 2015 से नीट 2024 तक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो स्कैम हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम थोड़ा बैक में जाते हैं। अब हम आते हैं CPMT 2015 में क्या हुआ था, सरकार ने, विपक्ष ने, शासन ने, न्यायपालिका से क्या हुआ था, यह आपको बताना ज़रूरी है। 25 मई 2015 को उत्तर प्रदेश CPMT का एग्ज़ाम था। उत्तर प्रदेश की STF ने जियामऊ में छापा डाल करके, जियामऊ लखनऊ में एक जगह है, वहीं पर छापा डाल करके कई छात्रों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और FIR खुद STF ने कराई थी थाने में। ये STF की FIR है। STF अपनी FIR में क्या लिखता है, ध्यान दीजिएगा। STF अपनी FIR में लिखता है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कराकर यहाँ पहुँचाया गया और यहाँ से विभिन्न सॉल्वरों द्वारा इसे सॉल्व करके पूर्व में निश्चित किए गए परीक्षार्थियों के पास मोबाइल फ़ोन एवं रिसीवर के माध्यम से तथा भौतिक रूप से छाया प्रति के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर भेजने का कार्य किया जा रहा है। रंगे हाथों STF ने गिरफ्तार करके, ये FIR किसी आम आदमी की नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो सबसे अच्छी जांच एजेंसी है STF, कई मामलों में जिसकी परफॉर्मेंस CBI से भी अच्छी रहती है, उसने ये FIR कराई थी। और वो क्या कहता है, और इसके एवज में परीक्षार्थियों से 15 से 20 लाख रुपये का अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया है। ये बात 2015 की है। उस समय उत्तर प्रदेश में STF अपनी FIR में कहता है कि पर कैंडिडेट 15 से 20 लाख रुपया लिया गया है। 9 साल हो गए, आप कैलकुलेट कर लो आज इसकी क्या कीमत है। अब मैं बताता हूँ ये हुआ क्या। उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसी STF छापा डाल करके रंगे हाथों छात्रों को पकड़ती है, उन्हें आरोपित बना करके न्यायालय भेजती है। यह खबर कोई छिपी हुई नहीं, अखबार में आता है। लेकिन उस समय की सरकार ने परीक्षा को कैंसिल नहीं किया था। CPMT 2015 दोबारा नहीं हो पाई थी। बहुत सारे छात्र, अभी मैं उनका नाम भी लूँगा, परेशान थे, मेरे पास आए तो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग न्यायालय से बहुत ज़्यादा न्याय की उम्मीद रखते हैं। जब हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, मैंने कोई PIL नहीं की थी। लोगों ने ये बताया कि PIL करने से क्या होता है, हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये नाम कमाना चाहते हैं तो वो खारिज कर देते हैं। लोगों ने बताया कि कोर्ट अगर कोई व्यक्ति न्याय के लिए जाता है तो उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। तो हम लोग कुछ छात्रों के द्वारा ही याचिका दाखिल कराई थी। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वहाँ ये हुआ था, बाद में पता चला कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जिसने CPMT 2015 की परीक्षा कराई थी, उन्हीं लोगों ने
किसी के माध्यम से उनको आइडिया था कि भाई इतना बड़ा कांड हुआ है तो परीक्षा कैंसिल हो सकती है। उन्हीं लोगों ने किसी के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL करवा दिया था और PIL में FIR ले नहीं गए थे, पेपर कटिंग के माध्यम से FIR की थी। पेपर कटिंग के माध्यम से FIR की थी तो वहाँ के जो माननीय न्यायाधीश महोदय थे, उनका नाम हम नहीं लेंगे, उन्होंने ना तो रिजल्ट पर रोक लगाया और 3 महीने के बाद की तारीख दे दिया, जिससे जिन लोगों ने घोटाला किया है उनका खूब बढ़िया एडमिशन वगैरह हो जाए और कोई दिक्कत उनको ना हो, मतलब उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। बाद में खैर बहुत कुछ हुआ, उन्हीं जज पे महाभियोग भी चला, वो हटाए भी गए। किसी मेडिकल कॉलेज की मान्यता देने में बहुत सारा पैसा खाया था, अखबारों में खूब आया, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये स्थिति थी। तो अब हुआ क्या, जब दूसरे कैंडिडेट अपने केस को लेकर के जाते थे तो सरकारी वकील आके ये कहते थे कि साहब सेम केस की सुनवाई, क्योंकि डबल बेंच PIL डबल बेंच में दाखिल होती है, डबल बेंच में हुई थी, डबल बेंच ने 3 महीने के बाद की डेट दे रखी है, तो अब आपका मामला सुना नहीं जाएगा। आप थोड़ा यहाँ सोचिए, जो वहाँ से PIL लेकर के गए थे, पेपर कटिंग लेकर के गए थे, तो न्यायालय की तरफ से ये भी हो सकता था कि भाई FIR है तो 1 हफ्ते की तारीख दे दो, FIR मंगा के मामले गंभीरता देख लो भाई क्या है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर बच्चों ने लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल किया, इलाहाबाद में तमाम बहुत सारे केस गए और सारे केस में कुछ नहीं होता था। अपोजिशन के वकील एक पन्ना लेके आते थे और कह देते थे साहब समान मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुना है, तो आपका मामला 3 महीने के बाद जब डेट लगेगी तो सुना जाएगा। ठीक है, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, व्यवस्था से बाहर हम लोग नहीं जा सकते। उस समय कुछ छात्र ऐसे थे जो बहुत प्रतिभाशाली थे, अच्छे थे, उसमें डॉक्टर दिलीप गुप्ता, नवनीत त्रिपाठी, डॉक्टर आरिफ, बहुत सारे लोग थे, प्रदीप चौधरी, कई लोग थे। इन लोगों ने तमाम चीज़ें पता की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जो कहते हैं कि आज 8 छात्र एक ही सेंटर के हैं, हरियाणा का कोई सेंटर है और उनका AIR 1 है, ये कोई आज की घटना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये FIR हजरतगंज थाने की है, 25 मई की है, कोई चाहे तो देख भी सकता है, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। STF ने अपनी FIR में एक कॉलेज का नाम भी लिखा है जहां उत्तर भेजा जा रहा था। STF का ये कहना है, मोहम्मद आसिम, परीक्षा केंद्र सेंट फेडलिस्ट कॉलेज बबलूपुरी लखनऊ, मतलब सेंट फेडलिस्ट कॉलेज का नाम STF ने अपनी FIR में दिया था कि यहाँ उत्तर भेजे गए हैं। 2015 में जो CPMT का रिजल्ट था, वो रिजल्ट ज़रा आप लोग देखिए, उसमें रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 8, रैंक 10, रैंक 11, 10, 11, 12, 14, 15 और 24, ये 10 छात्र ऐसे हैं जो टॉप 24 में हैं और इनका परीक्षा केंद्र सेंटर एक ही है, सेंट फेडलिस्ट कॉलेज। इस कॉलेज के बारे में STF अपने FIR में लिख रही है कि उत्तर भेजा गया है वहां पे। और आप सोचिए उस समय तक क्या होता था, CPMT के टॉप 10 या टॉप 20 में जो बच्चे आते थे उसमें से ज़्यादातर का सिलेक्शन एम्स में ज़रूर होता था, नहीं सबका होता था, तो आधे से ज़्यादा का होता था। ये 10 ऐसे प्रतिभाशाली छात्र हैं कि CPMT 2015 में सबका सेंटर सेंट फेडलिस्ट था, 2014 में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, 15 में ये टॉप 24 में थे और एम्स 2015 में किसी का नाम नहीं था, जिपमेर 2015 में भी किसी का नाम नहीं था।
मेरी इन छात्रों से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, घटना है तो आपको बताना पड़ता है। इनका नाम मैंने जानबूझ के हटा दिया है, नाम भी हमारे पास थे, अब भी हैं। तो आप लोग जो ये कहते हैं कि 8 छात्र एक ही सेंटर से पकड़े गए, ये 10 तो आपके सामने है, 2015 में हुआ था। और जो परीक्षा केंद्र है उसका नाम एसटीएफ ने अपनी एफआईआर में लिखा है। और आपको बताएं, हम लोग इलाहाबाद में केस की पैरवी कर रहे थे। अब ये बेचारे छात्र जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, उस समय 2015 में तो उनके घर से 3,000-4,000 रुपया महीना उनको मिलता था बच्चों को। उसे मकान का किराया देना है, राशन खरीदना है, कोचिंग की फीस देनी है। वो बेचारे 100-100 रुपया, 50-50 रुपया चंदा इकट्ठा करते थे वकील को फीस देने के लिए। और ये महाघोटालेबाज जिन्होंने करोड़ों रुपये कमा लिए थे, ये अपने हिसाब से वकील खड़ा करते थे। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इतना आपको बता दूं, इस केस की सुनवाई आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, उनके पास भी गया था। जब उनके पास गया था और ये सारे सबूत उनके पास थे, उस दिन सारे सबूत उनके सामने पेश हुए थे, देखने के बाद वो सरप्राइज कर गए थे, कोई फैसला आने वाला था। बेहद ईमानदार जज हैं, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या किया, इस केस की डेट उन लोगों ने फिर बढ़वा दिया। कोर्ट में बड़ा आसान होता है डेट को बढ़वा देना, डेट इतना बढ़वा दो कि ये मामला शांत हो जाए। ऐसे लोग सोचते क्या हैं कि ये छात्र हैं, कब तक लड़ेंगे, इनका गार्जियन कब तक लड़ेगा। और लड़ाई तो ये सामूहिक है, कोई व्यक्तिगत है नहीं ये। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट अगले एग्जाम की तैयारी करेगा कि वो जा करके कोर्ट में केस की पैरवी करेगा ये। और इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा ये। एक के पास बस का किराया नहीं है कोर्ट की पैरवी करने के लिए, और एक के पास जो है वो करोड़ों रुपयों है, उन्होंने कमाया है इससे। आज भी ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। जो छात्र इसकी पैरवी कर रहे थे उसमें कई अच्छे बच्चे थे, उनका बाद में सिलेक्शन हो गया, कुछ लोग विदेश जा करके अपना MBBS किया। एक चीज आपको हम और बताएं, इस घटना से हम बहुत दुखी थे और हम किसी भी छात्र का अहित नहीं चाहते थे। तो मैंने एक केस सुप्रीम कोर्ट में करवाया था। उसमें हमारी प्रे केवल ये थी कि ये जो CPMT 2015 का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इसको टाइम बाउंड कर दिया जाए। कोर्ट में एक प्रोविज़न होता है कि केस को आप टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करें। तो मैंने केवल ये प्रे की थी कि ये टाइम बाउंड कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, हमारे पास करोड़ों रुपये तो थे नहीं कि वहाँ के सबसे टॉप वकील हैं उनको रखा जाता। फिर भी हम लोगों ने एवरेज वकील रखा था। एक छात्र बड़ा अच्छा है, नवनीत त्रिपाठी, 1-2 लोग और थे, वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए थे जिस दिन सुनवाई थी। वो लौट करके मुझे बता रहे थे कि सर, जब मेरा नंबर आया मैं बाहर स्क्रीन से देख रहा था, हमारी फाइल देखी तो नहीं गई, फाइलें वहाँ फेंकी जा रही थी, उसी में फेंक दिया गया। अब 9 साल हो गए, ये बच्चे MBBS कर चुके होंगे, जो भी 2015 में सेलेक्ट हुए होंगे सब MBBS कर चुके होंगे, बच्चे कहीं जॉब कर रहे होंगे। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जिनके पिताजी के पास पैसा रहा होगा, उन्होंने दूसरों का न्याय खा करके जो है वो अपना करा दिया। ये मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ जो कि आज की तारीख में ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इस देश की व्यवस्था क्या है। ये जब इतनी बात आपसे हो ही रही है तो एक वाक़ये का जिक्र मैं और करूँगा। पहले CPMT में एग्जामिनेशन के बाद क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता था, वो लोग जमा करा लेते थे। CPMT 2015 में किसी ने कोई केस किया था, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। खैर, बाद में परीक्षा के बाद कोर्ट के आर्डर से क्वेश्चन पेपर मिला था, तो उसमें कई क्वेश्चन गलत थे। तो मैंने उस समय के जो राज्यपाल थे, ये लेटर आपका
ये राज्यपाल को जो लेटर दिया गया है, मैंने लिखा था 27/8/2015 को। राज्यपाल के यहाँ की जो रिसीविंग है वो 28 अगस्त 2015 की है। इसमें करीब 2 क्वेश्चन थे जो गलत थे, जिनका आंसर गलत था। जब आंसर गलत है तो या तो आप सबको नंबर दें या आप किसी को नंबर न दें, इस पे न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। तो मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि राज्यपाल सारे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। वो अगर एक फ़ोन कर दे तो मामले का संज्ञान लिया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि 28 अगस्त को राज्यपाल के यहाँ की रिसीविंग है। मैंने ये लेटर दिया था स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के नाम से। अगले दिन 29 अगस्त का जब पेपर हमने देखा तो इस घटना का तो कोई जिक्र होने का सवाल ही नहीं था। लखनऊ में एक यम्बी क्लब है, वहाँ किसी धर्म के लोग गए थे, उनका पाजामा कुछ छोटा बड़ा था, इसको लेके आधे पेज की खबर थी। जबकि लाखों छात्र जो इससे प्रभावित हैं, जिससे पूरी मेडिकल व्यवस्था चलती है, उसको लेके संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, तो मैं बता रहा हूँ राजनीतिक लोग आपके भविष्य को लेके कितने संवेदनशील होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, अचानक आया था। उस साल CPMT के फार्म बच्चों ने भर दिया था, एग्ज़ाम होने में कुछ ही दिन बाकी थे। फिर माननीय न्यायालय का आदेश आया था कि इस वर्ष से नीट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये छूट दे रखी थी कि जो प्रदेश नीट में जाना चाहें वो जाएं, जो ना जाना चाहें वो इस साल अपना स्टेट PMT करा सकते हैं। ये हम लोग चूँकि CPMT के भ्रष्टाचार से परेशान थे, दुखी थे, तो हम लोगों ने नीट की मांग की थी। और इसको लेकर के मैंने स्वराज आंदोलन ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे बच्चों का, करीब 2000 छात्रों का मार्च हुआ था। और अंत में उस समय जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने नीट में जाने का फैसला लिया था। इसके लिए बाद में मैं तमाम संगठनों के माध्यम से नीट के छात्रों को न्याय मिलता रहे, इसके लिए मैं लड़ता रहा। उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये पत्र मैंने 16 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री को भी लिखा था, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो NTA है उसको भी लिखा गया था, और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सबको मैंने लिखा था। और इसलिए लिखा था कि एग्ज़ाम की जो पवित्रता है वो बनी रहे। उसमें एक मांग तो मैंने ये की थी कि पहले CPMT में छात्रों को OMR सीट की कार्बन कॉपी दी जाती थी, आप भी दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम कोई अपने पैसे से तो आप कराते नहीं हैं। अगर 10 रुपये का खर्च आता होगा तो उसका कई गुना आप बच्चों से वसूल लेते हैं, उसमें भी आप लाभ ही लाभ कमाते हैं। हर समय आपको लाभ के अलावा तो कुछ दिखता नहीं है। मैंने वहाँ पर कुछ मांगे और की थी, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यह आप देखिए, जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे हो, जो नकल वगैरह होता है। तो समस्या के समाधान संबंधी सुझाव और मांग स्वराज आंदोलन ट्रस्ट की तरफ से क्या थी। पहला था, निजी कॉलेजों संस्थाओं को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। ये जो नकल होती है, और सेंट फिडलिस से जो इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, इसका कारण क्या है। इस सारी धांधली में एक बड़ी वजह होती है प्राइवेट कॉलेजों को एग्जामिनेशन सेंटर बनाना। होता क्या है, मान लो कोई X कॉलेज है, वहाँ पे 20 कमरे हैं, 15 कमरों में सेंटर बना हुआ है, 5 कमरे खाली हैं। अब वो 5 कमरे खाली हैं तो किस कमरे में कौन साल भर बैठा हुआ है, फोटोकॉपी मशीन लगी है, नेट लगा है। तो इस तरीके से तो आप कभी धांधली रोक ही नहीं सकते।
और जो ये नीट का पेपर आसान आ रहा है ना, वो भले आपको लगे ये धांधली करने के लिए ही किया गया है। जब पेपर आसान होगा तो नकल बड़ी आसानी से हो जाती है, साल भर आसानी से सॉल्व कर देंगे। पेपर टफ होगा थोड़ी दिक्कत होती है, फिर जो उसके बड़े एक्सपर्ट हैं वही कर पाएंगे। ये आप लोगों को लगता होगा स्ट्रेस कम करने के लिए पेपर इजी किया गया है, हो सकता है वो हो, लेकिन इसके पीछे जो मुझे लगता है अपियर होता है वो बड़ा कारण ये भी है, नकल कराना। तो मेरी मांग उस समय ये थी कि देश में इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अरबों खरबों रुपया सरकार के पास आता है, केवल उसके ब्याज मात्र से जितने बड़े बड़े शहर हैं उनके बाहर आप सरकारी परीक्षा केंद्र बनवा सकते हैं। उसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है, उसमें केवल कॉलम खड़ा करना है, स्लेब डालनी है, बेंचें डाल देनी है। और अगर आप ऐसा करें तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लग सकता है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी पूरी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो सकती है। बाद में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी एक बार मैचिंग की जा सकती है कि ये बैठे हुए एग्जाम दे रहे थे नहीं दे रहे थे, 3 घंटे एग्जाम में थे या नहीं थे, ऐसा हो सकता है। इसमें किसी बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है। ये चिट्ठी मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रधानमंत्री महोदय को, सारे विभागों को कई बार लिखा है, रिमाइंडर भेजा है। इसके लिए मैंने कई बार धरना किया है, प्रदर्शन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया है। मेरी एक मांग और थी कि जो फिजिक्स व केमिस्ट्री के लिए रफ पेपर दिया जाए वह उसे परीक्षा के बाद जमा कराया जाए। बाद में सफल अभ्यर्थियों के रफ पेपर का मिलान उनकी हैंडराइटिंग से हो, इससे आंसर शीट की नकल पकड़ी जा सकेगी व धांधली पर रोक लगेगी। ये सुझाव मुझे कुछ छात्रों ने दिया था जो व्यापम घोटाले से परेशान थे। व्यापम में क्या होता था, खाली आंसर शीट जमा करा लेते थे, बाद में जिनसे रकम मिल गई उनका गोला भर करके अपना नंबर दे दिया। व्यापम में यही हुआ था, पूरा व्यापम घोटाला ही यही था। तो मैंने ये मांग किया था कि प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में आप रफ पेपर कितने का आता आप दे दीजिए, उस पर भी बच्चे अपना रोल नंबर डाल दें और आप जमा कराइए। जो छात्र टॉप मेरिट पे हैं उनका आप सर्च करके निकालिए, देखिए हैंड राइटिंग से मिलाइए, आप धांधली रुकेगी। लेकिन नहीं, उनको धांधली रोकनी हो तब कोई बात माने ना, उनको तो ग्रेस मार्क देना है, उनके मंतव्य दूसरे हैं। ये मांग तो खैर कोई मतलब नहीं रहा। सीपीएमटी 2015 में पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच छोड़िए, विवेचना तक उसकी नहीं हुई, वो केस आज वैसे ही पड़ा हुआ है। एक वाकया मैं आपको और बताता हूँ। 2017 में 31 जनवरी 2017 को अचानक केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया कि इस साल से अपर एज लिमिट लागू होगी। जनरल कैटेगरी के जो 25 इयर्स के ऊपर हैं वो मेडिकल एंट्रेंस में नहीं बैठ सकते और रिजर्व कैटेगरी के लिए एज 30 थी। बहुत सारे छात्र परेशान थे, मेरे पास आए। मैं क्या कर सकता था, मैंने वकीलों से डिस्कस किया तो उसमें एक अच्छा क्लू मिल गया था। क्योंकि जो मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से होते थे। एमसीआई ने एज लिमिट की कंडीशन लगाई नहीं थी, इन्होंने लगा दिया था। इसी बात को आधार बना करके हम लोग लखनऊ हाई कोर्ट गए। उसमें लखनऊ हजरतगंज के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, सहयोग किया, वकीलों की फीस दी और इस मामले में हम लोग जीत गए थे। पहला फैसला लखनऊ हाई कोर्ट से हुआ था क्योंकि सीधा सा मामला था, एमसीआई के नाम से में अपर एज लिमिट थी नहीं, इन्होंने लगा दिया था। तो वो मुकदमा हम लोग जीत गए थे, बच्चों को राहत मिली थी। इसमें एक अजीबोगरीब घटना हुई थी, इससे मैं शासन की मानसिकता आपको बताना चाहता हूँ। जब ये मुकदमा लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा था तो केंद्र सरकार की ओर से
एक सेक्रेटरी उस समय होते थे अमित विश्वास, उन्होंने जवाब दाखिल किया था। जवाब क्या दाखिल किया था उन्होंने कि सामान्य वर्ग के जो 25 साल के ऊपर के छात्र हैं वो जानते हो क्या होते हैं? उन्होंने ये लिखा था कि वो कपटी होते हैं, नकलची होते हैं, मतलब 25 साल के ऊपर क्या वो कपटी होते हैं, अनैतिकतावादी होते हैं। ये सब केंद्र सरकार के सेक्रेटरी अपने एफआईआर में लिखते हैं। अरे अपना चरित्र देखो। आप जनरल कैटेगरी के 25 साल के ऊपर के बच्चों को ये कह रहे हैं। इस केस का नाम तो है, केस नंबर यही था 350 ऑफ 2017। ये लखनऊ बेंच में केस किया गया था, मिसलेनियस बेंच थी, शाही साहब की कोर्ट में लगी हुई थी, माननीय शाही साहब की कोर्ट में लगी हुई थी। तो मैं इतनी सारी चीज़ें आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि इस समय जो स्कैम हो रहा है, क्या आपको इसको देख के नहीं लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? ईश्वर की कृपा हो मिल जाए तो अलग की बात है। इन सारे आंदोलनों के दौरान मैंने एक जज का नाम बहुत सुना था, कोई मिस्टर अग्रवाल करके थे माननीय न्यायालय, उनकी लोग बड़ी तारीफ करते थे। कहते थे कि चूँकि वो मेडिकल बैकग्राउंड का उनकी फैमिली थी तो वो उन्होंने काफ़ी बच्चों को राहत दी थी। तो मुझे तो आशा है कि आपको न्याय मिले, लेकिन जो इतनी सारी घटनाओं को मैंने बताया इससे हमें तो संदेह है कि आपको न्याय मिलेगा। ये इतनी सारी बातें 2015 से लेकर के नीट 24 तक जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप सरकारों के जो कार्य करने की शैली है, जिन व्यवस्थाओं से आप न्याय मांगने जाते हैं, उनके चरित्र को आप देख सकें और आज जो घटनाएं हो रही हैं उनसे उनका एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकें, तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। और जब भी आप सरकारी संस्थाओं को, न्याय देने वाली व्यवस्थाओं को देखें तो उसको देखने का मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूँ। आप कभी ये ना देखें कि वो कह क्या रही है, आप इस पर ध्यान दो कि वो कर क्या रही है। कहने को तो सभी कहते हैं नहीं हम फुल्ली ट्रांसपेरेंट हैं, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं, पूरा न्याय दे रहे हैं। एनटीए भी कह रहा है कि हम पूरा न्याय दे रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं। लेकिन वो नीट जैसे एग्ज़ाम में जहाँ एक नंबर पर बहुत सारी रैंक चेंज हो जाती है, उसमें वो ग्रेस मार्क दे रहे हैं। और ग्रेस मार्क कोई छोटा मोटा नहीं, इतना दे रहे हैं कि लोगों के नंबर 7 से 18 और 7 से 19 हो रहे हैं। ये खुद उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में लिखा है। तो आप खुद देखें इनका आचरण क्या है, चरित्र क्या है और कह क्या रहे हैं। अक्सर ये होता है जब पीड़ित पक्ष कोई आरोप लगाता है तो लोग सबूत बहुत मांगते हैं। इसका आप लोगों को क्या जवाब देंगे, इसका एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। सबूत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस कोई जांच एजेंसी ही इकट्ठा कर सकती है जिसके पास फुल पावर हो, जैसे सीबीआई है, ईडी है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है। अगर ये पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करें, ये ईमानदार होते हैं, इन पे ऊपर अगर कोई दबाव ना हो तो ये किसी भी मामले की तह तक जा कर के ये बता सकते हैं कि वास्तव में इसमें हुआ क्या है। और एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो हम आप आम आदमी जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही काम करते हैं। अपने आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं उनसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि चीज़ें सही हुई हैं या गलत हुआ है। जैसे बच्चों के ज़्यादा नंबर आने पर भी रैंक कम थी, इसी से उनको अनुमान लग गया कुछ घोटाला हुआ है। और धीरे धीरे परतें खुलती चली जा रही हैं कि घोटाला क्या हुआ है। रंग बदलते चले जा रहे हैं। ये धीरे धीरे आप लोग देखेंगे ये लोग कहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं। अंत में मुझे आप लोगों से ये कहना है
कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो ये जान लें या मान लें कि केवल पढ़ने से उनको इस देश में न्याय मिलने वाला नहीं है और ना ही उनका सिलेक्शन होने वाला है। उनको पढ़ाई के साथ साथ आंदोलनकारी भी बनना पड़ेगा। उनको ऐसे क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानना पड़ेगा जिन्होंने संघर्ष किया है। उनको सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को ही अपना आदर्श मानना पड़ेगा और उनके उन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा जो उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान तकलीफ़ें सही बर्दाश्त किया, उसके बाद भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। जब अंग्रेज़ों ने इन लोगों पे जुल्म किया तो ये हारे नहीं। इनका नारा ये था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। डरे नहीं, उन्होंने कहा हम देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ताकत है। तो आपको कोई उस लेवल का तो क्रांतिकारी नहीं बनना है ना, आज वैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन कम से कम उतना आंदोलनकारी आपको बनना है कि आप परीक्षाओं के माध्यम से ईमानदारी से अपना सिलेक्शन ले सकें। इसके लिए आपको एक संगठन की आवश्यकता है जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो घोटाले हो रहे हैं उन पर निगरानी रख सके, ज़रूरत पड़ने पर आपके समर्थन में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सके, पत्राचार कर सके, ज्ञापन दे सके। आज एक अच्छी बात यह है किन्हीं भी कारणों से विपक्ष मजबूत हुआ है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शायद इसीलिए नीट एग्ज़ाम को लेकर के मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, नहीं तो 2015 में जब इससे बड़ी धांधली हुई थी तो अखबारों में छोटी सी खबर छपवाने में भी हम लोगों के पसीने छूट जाते थे। तो यह आपका सौभाग्य है कि मीडिया जितना एक्टिव है, लगा हुआ है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप स्वराज आंदोलन ट्रस्ट पर विश्वास करें और उसका साथ दें। अगर आप तन मन धन से सहयोग करेंगे तो हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार के धांधली की सूचना मिलती है, कोई डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो उसकी सूचना एक मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। हमारे ट्रस्ट की ओर से उसका संज्ञान लिया जाएगा और यथासंभव कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट ने जितने भी आंदोलन आज तक किए हैं, बहुत सारे किए हैं, उनका यहाँ पे जिक्र संभव नहीं है। केवल एक केस जो अपर एज लिमिट का हुआ था, उसमें हम लोगों ने एक वकील किया था, केवल उसकी फ़ीस के लिए हम लोगों ने चंदा लिया था। बाकी ट्रस्ट ने आज तक कभी किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है। ज़्यादातर क्या लगभग सभी आंदोलन मैंने अपने निजी पैसे से ही लड़े हैं। आज की डेट में वो संभव नहीं है। आज की डेट में ट्रस्ट को आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सहयोग जिस माध्यम से भी दे सकें, तन से, मन से, धन से, समय दान, अंशदान, धन दान जैसे भी दे सकें, उसको मिलने के बाद हमें कार्य करने में आसानी होगी। अंत में मैं मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखे दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट करें। ट्रस्ट की मेल आईडी है स्वराज आंदोलन ट्रस्ट लखनऊ 315@gmail.com और मोबाइल नंबर है 9455037256। तो अगर आपको कहीं से किसी घोटाले की कोई सूचना मिलती है या किसी मामले में अगर आप सहयोग चाहते हैं, कोर्ट का किसी भी टाइप का, तो आप मेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।
धन्यवाद।